जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक लेटेस्ट जानकारी आई है 8 CPC पर। और दोस्तों ये जानकारी है डिफेंस पेंशनर्स के लिए, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए। 8 CPC में डिफेंस पेंशनर्स को क्या क्या मिलेगा पेंशन के अलावा? पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, मिलिट्री सर्विस पे है, क्लासिफिकेशन अलाउंस है, ये सब चीज भी बढ़ेंगी। तो दोस्तों एक अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 CPC के बारे में, डिफेंस पेंशनर्स के लिए। बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपको पता लगेगा कि डिफेंस पेंशनर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी 8 CPC में। 8वां वेतन आयोग डिफेंस पेंशनर्स के लिए कैसा साबित होगा, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। ये नई जानकारी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं या फिर रक्षा पेंशन भोगी हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, एडवांस जानकारियां, एडवांस वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, जिन पेंशनर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि इस परसेंटेज को 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारियां ही मिलेंगी, सही जानकारियां ही मिलेंगी डॉक्यूमेंट प्रूफ पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ। जी हां दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि आपकी पेंशन तो बढ़ेगी 8 CPC में, चाहे भारत सरकार कितनी भी बढ़ाए, पेंशन तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ साथ जो और भत्ते हैं, जो और चीजें हैं, वो भी आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये खास वीडियो आपके लिए है, अगर आप रक्षा पेंशन भोगी हैं, डिफेंस पेंशनर हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, और इसमें रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पर्याप्त लाभ शामिल होंगे। अंतिम सिफारिशें आयोग के औपचारिक गठन के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन कई संभावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी। जी हां दोस्तों फायदा आपको मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। भले ही 8 CPC आपको 2026 के एंड में मिले या फिर 2027 में, फायदा आपको 100% मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख अपेक्षित लाभ। जी हां दोस्तों, अब ऐसे कौन से लाभ हैं जो डिफेंस पेंशनर्स को मिलेंगे 8 CPC के लागू होते ही? मूल पेंशन में वृद्धि। जी हां दोस्तों, सबसे पहला लाभ आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपकी बेसिक पेंशन ही बढ़ेगी। सबसे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन जो 9,000 थी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार यह 20,500 से 25,740 तक बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो न्यूनतम पेंशन है, जो बेसिक पेंशन है, वो है 7 CPC की 9,000 रुपए। तो दोस्तों ये 9,000 से बढ़कर 25,000 या फिर 20,000 या फिर 17,000 के आसपास होगी। 8 CPC की बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं, 9,000 से बढ़कर।
अंतिम राशि सरकार द्वारा स्वीकृत फिटनेस फैक्टर पर निर्भर करेगी। जी हां दोस्तों, आपकी बेसिक पे, बेसिक पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, ये सारी चीजें फिटनेस फैक्टर पे आधारित है। जितना भारत सरकार फिटनेस फैक्टर देगी उसी के हिसाब से आपकी मिलिट्री सर्विस पे, बेसिक पे और बेसिक पेंशन बढ़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी। तो पहला लाभ यह है। दूसरा लाभ, फिटनेस फैक्टर समायोजन। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों डीए-डीआर को मर्ज करके फिटनेस फैक्टर देना, और उसका लाभ आपको देना पेंशन पे। संशोधित मूल पेंशन की गणना के लिए एक नए फिटनेस फैक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मौजूदा और नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर उचित लाभ प्राप्त हो। फिटनेस फैक्टर मूल वेतन और पेंशन पर लागू एक समान गुणक है। जी हां दोस्तों फिटनेस फैक्टर बेसिक पे पर भी अप्लाई होता है और बेसिक पेंशन पे भी अप्लाई होता है। बेसिक पे पर जो फिटनेस फैक्टर अप्लाई किया जाता है वो किया जाता है नोशनल पे ट्रांसफर के लिए। जी हां दोस्तों, जो आपकी पुरानी बेसिक है, जब आप रिटायर हुए तो दोस्तों उस बेसिक को 7 सीपीसी की या फिर 8 सीपीसी की बेसिक बनाने के लिए फिटनेस फैक्टर का उपयोग होता है। और दोस्तों बेसिक पे का आधा ही आप पेंशन लेते हैं, तो आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए भी फिटनेस फैक्टर यूज होता है, और पे मैट्रिक्स की पे देने के लिए भी फिटनेस फैक्टर यूज होता है। ये चीज इसमें लिखी है, यानी फिटनेस फैक्टर देके आपकी बेसिक पे बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ बेसिक पेंशन भी आपकी बढ़ेगी। उच्च विकलांगता पेंशन। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बात कर दी डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। पेंशन आपकी बढ़ेगी, फिटनेस फैक्टर आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ उच्च विकलांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन भी आपको मिलेगी। सैन्य विकलांगता पेंशन में भी वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ेगी। अब दोस्तों वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, क्या वो स्लैब को चेंज करती है, जो स्लैब है डिसेबिलिटी के, क्या उसको चेंज करती है, और दोस्तों जो राउंड ऑफ करके आपको डिसेबिलिटी दी जाती है, क्या वो पुराना ही रूल रहेगा या फिर चेंज करेगी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन आपकी बढ़ेगी 100%। फिर क्या लिखा है, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन। जी हां दोस्तों, अब पेंशनर की पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन ले रही है वाइफ स्पाउस, चाहे वो इनहैंस रेट की फैमिली पेंशन ले रही हो या फिर वो नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन ले रही हो, तो इनहैंस रेट की भी पेंशन बढ़ेगी 8 सीपीसी में, साथ ही साथ नॉर्मल रेट की भी फैमिली पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, इनहैंस रेट को हम बोलते हैं हिंदी में बढ़ी हुई दर से, और नॉर्मल रेट को बोलते हैं घटी हुई दर से, यानी कम पेंशन। तो दोस्तों दोनों चीज बढ़ेंगी, इनहैंस रेट की पेंशन भी और नॉर्मल रेट की भी पेंशन भी 8 सीपीसी में। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजनाओं में भी वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, ये मैंने बता दिया। जो बेटियां फैमिली पेंशन ले रही हैं या फिर वाइफ स्पाउस फैमिली पेंशन ले रही हैं, तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, इनवैलिड फैमिली पेंशन, जो भी हो वो सब आपकी बढ़ेगी 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, विसंगति निवारण। जी हां दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात कही है विसंगतियों का निवारण। जो 7 सीपीसी में विसंगतियां थी, वो विसंगतियां 8 सीपीसी में भी दूर हो पाएंगी। यही लिखा है, समानता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन विसंगतियों को दूर करने के तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जो पुरानी विसंगतियां हैं वो दूर हो सकती हैं 8 सीपीसी में, ताकि जेसीओस को जो नुकसान हुआ पेंशन में 7 सीपीसी में, वो नुकसान ना हो 8 सीपीसी में। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है विसंगतियों का निवारण 8 सीपीसी में। सबसे जबरदस्त बात होना चाहिए ये, पहले विसंगतियां दूर हों। फिर पेंशन योजनाओं में परिवर्तन। आयोग अधिक संरक्षित लाभों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, पुरानी पेंशन योजना
ओपीएस और संभावित यूपीएस में परिवर्तन की भी सिफारिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों गवर्नमेंट अभी भी एनपीएस में चेंज कर रही है, यूपीएस में चेंज कर रही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रही है। लेकिन 8th सीपीसी में काफी चीजें चेंज हो सकती हैं आपकी, एनपीएस में और यूपीएस में काफी चीजें आपको चेंज होते हुए दिखेंगी 8th सीपीसी में। और दोस्तों चेंज करने का जो ये प्रोसीजर है ये चलता रहेगा। कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो उनकी डिमांड है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आगे पूरी कर सकती है, एनपीएस में या फिर यूपीएस में। और जो ओल्ड पेंशन की डिमांड है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। हमें वैसे चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, यही हमारी डिमांड रहेगी आखिरी तक। लेकिन उसी के साथ साथ एनपीएस और यूपीएस में भी गवर्नमेंट चेंज करेगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, संशोधित पेंशन की संभावित गणना। हालांकि आधिकारिक फॉर्मूला अभी घोषित नहीं किया गया है, फिर भी यहां एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे संशोधित पेंशन की गणना अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जा सकती है। अब दोस्तों इन्होंने बताया है काल्पनिक वेतन का निर्धारण, जिसे हम बोलते हैं नोशनल पे फिक्सेशन। जी हां दोस्तों, सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पे विचार किया जाता है। रक्षा कर्मियों के लिए इसमें सैन्य सेवा वेतन, मिलिट्री सर्विस पे शामिल होता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बात कर दी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। यानी दोस्तों जब 8 सीपीसी आएगा, जब आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी तो साथ ही साथ आगे चलकर नोशनल पे फिक्सेशन भी किया जाएगा, आपकी बेसिक पे भी बढ़ाई जाएगी, जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ था। दोस्तों 7 सीपीसी में आपकी बेसिक पे बढ़ी थी, साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे 5200 आपको दी गई थी। तो बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे का आधा आपको पेंशन मिलती थी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे थे। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में आपका नोशनल पे फिक्सेशन किया जाएगा, जिसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी इंक्लूड करी जाएगी। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे भी इंक्लूड करेंगे और मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ेगी भी एज पर फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे का भी इन्होंने जिक्र किया है। वेतन वृद्धि जोड़ें, सेवा के दौरान उस वेतन स्तर पर अर्जित वेतन वृद्धि की संख्या जोड़ी जाती है। जी हां दोस्तों, वेतन वृद्धि का मतलब क्या है, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपको इंक्रीमेंट मिले, जिस तरीके से पहले आपको इंक्रीमेंट मिलते थे, वैसे ही 8 सीपीसी में आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कार्मिक हैं, जो सेवा में हैं। फिटमेंट फैक्टर लागू, इसके बाद कुल योग को नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। जी हां दोस्तों, फिर उन्होंने बताया बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, तीनों का टोटल करेंगे और उसकी आधी आपको पेंशन देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर देकर ही आपकी बेसिक पे को बढ़ाया जाएगा और बेसिक पे में नई मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ा जाएगा, उसके आधार पे आपको फिर पेंशन दी जाएगी। फिर क्या लिखा है, नई पेंशन की गणना। नई पेंशन की गणना आमतौर पे संशोधित काल्पनिक वेतन के 50% के रूप में की जाती है। जी हां दोस्तों आप जो पेंशन लेते हैं वो लेते हैं लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन। जी हां दोस्तों, लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन आपको मिलती है। और जो ओआरओपी के पेंशनर्स हैं उनको कौन सी पेंशन दी जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम और फिर उसका एवरेज। तो दोस्तों जो ओआरओपी के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। हर एक टाइप के पेंशनर्स की, हर एक टाइप के डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, चाहे वो कोई सा भी पेंशन ले रहा हो, कोई सी भी वो पेंशन ले रहा हो। फिर क्या लिखा है, वैकल्पिक गणना के साथ तुलना। नई पेंशन की तुलना संशोधित पेंशन के साथ की जाएगी, जिसकी गणना वर्तमान मूल पेंशन को एक अलग कारक जैसे कि 7 सीपीसी का 2.57 आपको मिला था पहले, जिस तरीके से 31/12
2015 तक पेंशन आए थे पेंशनर्स, और उनकी पेंशन को 1/1/16 से रिवाइज करा गया था 2.57 फिटनेस फैक्टर देकर। ठीक इसी तरीके से 31/12/2025 तक जो भी पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स पेंशन ले रहे होंगे, उनकी पेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर से। जी हाँ दोस्तों, 31/12/2025 तक जो भी आप पेंशन ड्रॉ कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिटनेस फैक्टर के साथ, जो भारत सरकार देगी 8 सीपीसी का। और दोस्तों जो अमाउंट आएगा, वैल्यू आएगी, वो आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। तो सेम दोस्तों बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा 7 सीपीसी में हुआ था। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, समय रेखा और स्थिति। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने एक समय रेखा बताई है कि कब तक 8 सीपीसी लागू हो पाएगा। एक टाइमलाइन इन्होंने बताई है। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने घोषणा करी थी 8 सीपीसी की, कि सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी आपको देगी। 1 जनवरी 2026 से आपको बेनिफिट मिलना है 8th सीपीसी का। वर्तमान में क्या लिखा है, आधिकारिक संदर्भ की शर्तें और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी भी लंबित है। जी हां दोस्तों, वर्तमान की अभी प्रेजेंट सिचुएशन बताई है इन्होंने कि अभी टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं मिले, और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, और ना ही अभी तक सदस्यों की नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों सब कुछ इसी पर डिपेंड है कि कब तक हमें आगे चलकर 8 सीपीसी मिलेगा। वैसे दोस्तों 2026 के एंड या फिर 27 के आसपास आपको 8 सीपीसी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी दी है इन्होंने कि डिफेंस पेंशनर्स को क्या मिलेगा 8 सीपीसी में, कौन सी पेंशन रिवाइज होगी, बेसिक पे बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ेगी, साथ ही साथ दोस्तों जो क्लासिफिकेशन अलाउंस है वो भी आपका बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। पहले आपको 150 रुपए मिलता था, फिर दोस्तों फिर वो 300 रुपए हुआ, फिर दोस्तों वो 450 रुपए हुआ, फिर दोस्तों वो 675 रुपए हुआ, और वो भी दोस्तों क्लास वाइज ये डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन अलाउंस। लेकिन 8 सीपीसी में क्लासिफिकेशन अलाउंस में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझा दी कि 8 सीपीसी का लाभ डिफेंस पेंशनर्स को कैसे होगा। डिफेंस पेंशनर्स को जो ओआरओपी ले रहे हैं या फिर लास्ट पेट ऑन का 50% पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अहम जानकारी थी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए, कि क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी 8th सीपीसी में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी आगे भी। तो दोस्तों सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों आपके कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा अपने ग्रुप में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए, जिससे आपको फायदा मिल रहा है, ऐसे आपके फ्रेंड्स को भी फायदा मिले, उन तक भी जानकारियां पहुंचे। थैंक यू सो मच।